अस्सलामुअलैकुम। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। मुस्लिम लीग नून के रुकने असेंबली ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर ऑपोजिशन अरकान ने आज मुसलसल दूसरे रोज कौमी असेंबली की कार्रवाई से वॉकआउट किया, जिसके बाद स्पीकर ने इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। स्पीकर असेंबली असद कैसर का मौक़िफ़ यह है कि इस मामले पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे, जबकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अपोजिशन ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने दे रही। उनका मजीद क्या कहना था इस बारे में, आइए सुनते हैं। ज़ाती तो मेरा ख्याल है कि स्पीकर साहब को चाहिए और बगैर अपोजिशन के कमेटीज आप बनाएं, हाउस तो चलना है, इन्होंने चलने नहीं देना। रोज़ एक नया बहाना लेके आएंगे। पहले ये बहाना था जी इलेक्शन वाला नहीं चला, वो बन गया है, तो अब आगे जी PAC नहीं चल रही है जी, नैब में अभी मुझे तो लग रहा है असम्बली जो है ये ज़्यादा जो है नेशनल असम्बली से ज़्यादा नैब का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लग रही है। मुस्लिम लीग नून का साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने पर रद्द-ए-अमल दुरुस्त है या महज हुकूमत की राह में रुकावट डालना है, इसी मामले पर हम सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में आज बात करेंगे। सवाल हमारा इस तरह से है, ऑपोजिशन का साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने पर ऐवान से वॉकआउट। फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने के ऐलान के बावजूद ऑपोजिशन ने ऐवान चलने नहीं दिया। क्या नून लीग का मौक़िफ़ दुरुस्त है या हुकूमती मुश्किलात बढ़ाने की कोशिश है? दो ऑप्शंस हैं, मौक़िफ़ दुरुस्त या फिर मुश्किलात बढ़ाने की कोशिश। सबसे पहले हम चलेंगे सलीम साफ़ी साहब की तरफ। साफ़ी साहब, ये जो अब तरीक़ाकार कौमी असेंबली में नजर आया और जो मौक़िफ़ वज़ीर इत्तलात का सामने आ रहा है, क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल में मौक़िफ़ भी दुरुस्त है उनका और मुश्किलात बढ़ाने की कोशिश भी कर रही हैं। दोनों काम अपोजिशन कर रही है। मौक़िफ़ इसलिए दुरुस्त है कि पहले इसी बुनियाद पे शहबाज शरीफ साहब को असम्बली में प्रोड्यूस किया गया है। अब इससे पता चल गया कि हमारे दोस्त असद कैसर साहब शरीफ तो हैं लेकिन बाइख्तियार नहीं हैं, क्योंकि अगर इस तरह होता तो जिस तरह उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को प्रोड्यूस किया था तो उसी दिन पहले ही दिन वो असद कैसर साहब को भी कर लेते, बल्कि वो चूँकि कुछ और मामलात थे उसी बुनियाद पे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के प्रोडक्शन के आर्डर तो जारी कर दिए, लेकिन यहाँ पे चूँकि साद रफ़ीक मग़ज़ूब लोगों की फ़हरिस्त में शामिल है, इसलिए ये आज दूसरा दिन है कि वो असम्बली के इजलास को तो ख़राब होने दे देते हैं, अपोजिशन को वॉकआउट पे तो मजबूर कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं कर रहे हैं। तो टेक्निकली तो अपोजिशन का लेकिन ज़्यादा किस तरफ आपके और ये बात नंबर आप ज़्यादा किस वाले ऑप्शन को देंगे, मौक़िफ़ दुरुस्त या मुश्किलात बढ़ाने की कोशिश? दोनों चीज़ें हैं, दोनों ऑप्शंस ले रहे हैं। ठीक है सलीम साफ़ी साहब। इरशाद भट्टी साहब, ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं? मौक़िफ़ दुरुस्त हो सकता है, लेकिन साथ ही क्या वॉकआउट करना भी जायज़ था इस सारी सूरत हाल में? देखिए, बिल्कुल भी मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, मुश्किलात बढ़ाने की कोशिश है। बदकिस्मती ये है कि गुज़श्ता साढ़े तीन महीनों में, 4 महीनों में हुकूमत अपोजिशन के ट्रैप में हर इशू पे आ जाती है। 2 बार फवाद चौधरी से माफ़ी मंगवाना, चेयरमैन सेनेट का मुशाहिदुल्लाह को छोड़कर फवाद चौधरी पर पाबंदी लगाना, नैब मामले पर खामखा के शकूक व शुबात की धूल उड़ाना, अंडे मुर्गियों और कट्टों को इशू बना देना। हालांकि ये शहबाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट थे। शहबाज शरीफ साहब को रिमांड पर जब वो थे तब असम्बली में बुलवा लेना और PAC की चेयरमैनी मनवा लेना, और अब साद रफ़ीक का मामला ये भी ये मनवा लेंगे। चूँकि अपोजिशन घाक खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है और हुकूमत में नए सारे नामोज हैं, इसलिए ये फ़र्क साफ ज़ाहिर है। कल लेकिन इस यहाँ में ये ज़रूर PAC के बात करूँ, कल बात हो रही थी कि इख्तियारात की, कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के इख्तियारात क्या हैं। देखिए, जमहूरी पार्लिमानी सिस्टम में फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट फोरम है ये। पार्लिमान की वाहिद कमेटी है जिसका स्ट्रक्चर्ड एजेंडा है। किसी महकमे में करप्शन पर इसे सम्मन करने की इजाज़त है, कोई ना आए तो पुलिस के ज़रिए बुलाने का इख्तियार है। हर कमेटी इजलास में FIA नैब का बंदा होता है। चेयरमैनी क्यों अहम है? इसलिए अहम है कि मीटिंग का एजेंडा चेयरमैन तय करता है। चेयरमैन को इख्तियार है कि किसी मामले पर भी हुक्म दे सकता है। चेयरमैन तय करता है कि कौन सा मामला डिस्कस करना है, और चेयरमैन चाहे तो कोई मामला डिले हो सकता है। जैसे इसाक डार के 450 अरब का एक दिन देने का मामला 4 साल से खुर्शीद शाह ने नहीं आने दिया, और आज भी वेबसाइट पे चले जाएं PAC के 90s के ऑडिट पैराज पड़े हुए हैं।
पीएसी की ताकत का आखिरी मैं आपको बता दूं कि अंदाजा इससे लगाएं कि एक चेयरमैन पीटीए हुआ करते थे, उन्होंने दफ्तर के साथ जिम बनाया, पीएसी ने उसे बुलाया और कहा कि या पैसे जमा कराओ या जेल जाओ, और उसने पैसे जमा करवा दिए। तो लिहाजा इसलिए पीएसी की चेयरमैनी है कि छोटे भाई के बड़े भाई अब किया करेंगे, और पंजाब में हमजा साहब वालिद पीएसी की चेयरमैनशिप के ऊपर आप बात कर रहे हैं और साथ ये ऑप्शन ले रहे हैं। इसी तरह ये जमहूरियत विदाउट एथिक्स, विदाउट एनी करैक्टर, ये जमहूरियत चलती रहेगी। मुश्किलात बढ़ाने की कोशिश इरशाद साहब ऑप्शन ले रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इरशाद साहब कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन के ट्रैक पर आ जाती है, बात उनकी मान ही लेती है। तो जो पीएसी का मामला है इसमें फवाद चौधरी ने कल मुखालफत कर दी कि शहबाज शरीफ को नहीं होना चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि स्पीकर साहब को चाहिए कि अपोजिशन के बगैर ही कमेटियां बना दें। तो ये बात दुरुस्त लग रही है आपको इरशाद साहब की? फिर देखें जी, एक असेंबली के अंदर जो जिसको कहना चाहिए रवायत भी है और ये बात प्रैक्टिस में भी आ चुकी है, और किसी न किसी जगह ये असेंबली के जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसका हिस्सा भी है कि कोई भी बंदा जो जेल में है या असेंबली की कार्रवाई के दरमियान में, तो स्पीकर उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू करता है। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। ये पिछले 20-25 साल से जब अपोजिशन के लोगों की पकड़ दकड़ बहुत ज़्यादा थी, गो के पिछले 10 साल में अब दोबारा वही ज़माना दोबारा जो है वो लौट रहा है जिसमें अपोजिशन की पकड़ दकड़ शुरू है। और वो निज़ाम जो कि हम 90s में या जो है 80s में चलाते आए थे, वो दोबारा उसको एक, और फिर शुरू में मुशर्रफ साहब के अव्वल दौर में उस पर दोबारा हम उसको जो है उस बुरुए काल ला रहे हैं। अब इसमें यह है कि कई स्पीकर ने प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं किए, लेकिन साफ पता चलता था कि मुशर्रफ साहब के दौर में जब चौधरी उन्होंने जो स्पीकर थे चौधरी मुनीर हुसैन है, तो अमीर हुसैन, तो जब उन्होंने जब नहीं किए थे तो बहुत उनकी जिसको कहना चाहिए कि उनकी तौकीर में कमी आई, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो मांग पड़ गई। अब इस दफ़ा असद कैसर ने जैसे ही शहबाज शरीफ साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू किए तो यकीन जाने कि असद कैसर यकदम जो है ना छठे सातवें आसमान में पहुंच गया। अब उसमें चूंकि इमरान खान साहब के पास तजर्बा नहीं था उसका तक, और ऑन जॉब ट्रेनिंग थी उनकी। एक होता है कि वो का बड़े अरसे से मुझे मालूम है कि इमरान खान साहब बरदाव रग़बत कायल थे कि वो हुकूमत में कभी नहीं आएंगे। पिछले 3-4 साल में बनी तो भी आखिर तक, चूँकि सारे मुख्तलिफ लोग जो है ये उस शशोबाज में थे कि आएंगे तो कैसे लाया जाए, कोई और से हो सकता है कि तीसरा बंदा आ जाए, बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब जब ये होता है तो तहरीक इंसाफ के अंदर असद कैसर साहब को उसकी भी बड़ी रेजिस्टेंस मिली शहबाज शरीफ को लाने में। उन्होंने उसको बहुत उनको अंदर से जिसको कहना चाहिए कि उनको एक मौदाना रवैये का सामना करना पड़ा। अब जब ये साद रफीक आया है, अब वो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जो है उसकी तो हक में जाता है, क्योंकि उनका तो साद रफीक असेंबली में आ जाए ना आ जाए कोई फर्क तो नहीं पड़ना, कोई प्राइम मिनिस्टर को वोट तो होना नहीं है, ये कोई बात। लेकिन ना आने से अपोजिशन को ये मौका मिल जाएगा कि वो वहां पे हंगामा करे, मुश्किलात बढ़ाए, काम ना करने दे। और हुकूमत को अगर ये चीज सूट करती है तो हुकूमत की मुश्किलात कतई इजाफा नहीं होगा, क्योंकि वो तो वो जानबूझ के इस चीज में बुला रहे हैं। तो चुनाचे अच्छा, ठीक है, इसके ऊपर एक मौक़िफ़ है हफीज़ साहब का, वो ये है कि हुकूमत भी नहीं चाहती कि मामला ठीक से चले। ठीक है हफीज़ साहब, आगे इसके ऊपर आपका मौक़िफ़। और मौक़िफ़ भी उनका वो समझते हैं उनका ये दुरुस्त है और ये रवायत भी है। बाबर सत्तार साहब, ठीक है ठीक है। बाबर साहब, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने के ऊपर अपोजिशन के एहतजाज को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बेसिक कोशिश तो मुश्किलात बढ़ाना ही है। गवर्नमेंट कोशिश यही करती रहती है, जब ऑपोजिशन में जो भी पार्टीज़ हैं उनकी यही कोशिश होती है कि अंडर प्रेशर रखें गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का काम है कि वो हाउस को आगे लेके चले, क्योंकि जितना लेजिस्लेटिव एजेंडा है वो गवर्नमेंट का होता है, वो ट्रेजरी बेंचेस से आता है, वो कैबिनेट से आता है, फिर आपने वो लेजिस्लेशन आगे कमिटीज़ के अंदर लेके जानी है, उन्हें फिर लॉज इनैक्ट करने हैं और फिर एग्जीक्यूटिव उन्हें इन्फोर्स करेगी और आगे अपना काम चलाएंगे। सो जो भी आपका पॉलिसी था, मैनिफेस्टो था, वो आपको लेके आना पड़ता है। सो अगर पार्लियामेंट डिसफंक्शनल हो जाती है तो सवाल फिर ये उठता है कि गवर्नमेंट कितनी इंटरेस्टेड है पार्लियामेंट को यूज़ करने के लिए अपना एजेंडा आगे लेके चलने में।
तो हमने इससे पहले तो देखा कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम ऑर्डिनेंसेस के थ्रू काम चला लेंगे, हम जो भी चीज़ चल रही है एग्जिस्टिंग हम उसके थ्रू काम चला लेंगे। सो अगर तो कोई रिफॉर्मेटिव एजेंडा है गवर्नमेंट का जिसके लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, तो ज़ाहिर है उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा अगर हाउस सही तरीके से नहीं चलता। उसमें फिर ये जो लेजिस्लेटिव कॉम्प्रोमाइज़ हैं हाउस में, कोई भी पार्लियामेंट हो दुनिया के किसी भी मुल्क की, उसमें आपका ये ले दे ये चलती है और आपने नेगोशिएशन करनी है क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ को आपने साथ लेके चलना है। किसी ना किसी तरह के रूल्स ऑफ गेम आपको डेवलप करने पड़ते हैं अगर आप हाउस को चलाने में इंटरेस्टेड हैं। तो अपोजिशन तो चाहती है कि, या आमतौर पे चाहती होती है कि डिसफंक्शनल नज़र आए हाउस, क्योंकि वो उसमें गवर्नमेंट की शिकस्त नज़र आती है। लेकिन जिस तरह न्याजी साहब ने कहा, अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है हाउस को चलाने में और उनका ख्याल है कि उनका एजेंडा, तो फिर जाहिर है उसकी मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा। लेकिन जहां तक प्रोडक्शन की बात है, ये सवाल चेयरमैन ऑफिस का है। चेयरमैन एक न्यूट्रल पोजीशन है, उन्हें कंसिस्टेंसी तो इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। एक केस में अभी हुआ पिछले महीने, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर्स पेश किए और कंसिस्टेंटली शहबाज शरीफ के करते रहे हैं। इस केस में वो नहीं कर रहे, तो उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्रेडिट भी लिया गया किस वजह से वो नहीं कर रहे, किस वजह से नहीं कर रहे। ठीक महमल, तो हुकूमत तो इस वक्त ये कर रही है कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि कौमी असम्बली से ज्यादा नैब का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लग रही है कौमी असम्बली। तो ये इस तरह के बयानात और फिर क्या सूरत हाल लग रही है आपको? देखिए, मेरे ख्याल में अपोजिशन कानून लीग का मौक़िफ़ जो है वो एक्चुअली बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये कानून आप दो तरह के नहीं बना सकते। ये नहीं हो सकता कि मेरी मर्ज़ी है, मुझे ये शख्स अच्छा लगता है तो इसको मैं इसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दूँ, और मुझे दूसरा नहीं पसंद तो मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करना। मतलब जो कानून शहबाज शरीफ साहब के ऊपर लागू करता है वही साद रफ़ीक के ऊपर भी करता है। अगर साद रफ़ीक साहब को नहीं ला रहे तो फिर शहबाज शरीफ साहब को भी हथकड़ियाँ लगवा दें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और उनको भी उठा के ले जाएं वहाँ से। मतलब इस तरह से तो नहीं हो सकता ना कि मेरी कोई डिस्क्रेशन है, क्योंकि ये तो एक कानून वहाँ पे है। कानून के मुताबिक जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है वैसे ही साद रफ़ीक साहब के साथ भी होना चाहिए। और ये क्या ये अख मटक्का जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी में, मतलब ये किस तरीके से लगाया जा रहा है। तो हुकूमत, इस कानून लीग का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। हुकूमत, न्याजी साहब से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि एक्चुअली हुकूमत चाहती ही नहीं है कि कोई काम हो, ऐसे लगे कि वो शायद अपोजिशन की वजह से काम नहीं हो रहा पार्लियामेंट के अंदर। वो चाहते नहीं है कि पार्लियामेंट चले। इस हुकूमत का एक कोई अपना ही अजीब सा इनकी मंतक है जो कि समझ नहीं आ रही कि ये चाहते क्या, डू दे वांट केओस इन द पार्लियामेंट, क्या ये चाहते हैं कि काम अच्छी तरह से हो, लेजिस्लेटिव बिजनेस चले, सब कुछ हो। तो ये तो अजीब सा ही काम कर रहे हैं। अच्छा, मजहर अब्बास साहब, क्या वजह हो सकती है शहबाज शरीफ साहब, ठीक है मजहर साहब, क्या वजह हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी भी कर दिए गए, उनका क्रेडिट भी लिया गया उस पर, साद रफ़ीक साहब के नहीं जारी किए जा रहे, और क्या ऑप्शन लेंगे आप? देखिए, मेरा ख्याल है चीज़ें तो दोनों ही अपनी जगह होती हैं। मुश्किलात में ज़ाहिर है अपोजिशन जो है वो यही कोशिश करती है कि गवर्नमेंट को एम्बेरस करे, गवर्नमेंट को बाद सिचुएशंस में कॉर्नर करे, गवर्नमेंट को एक दीवार से लगाने की कोशिश करे। और शायद यही वजह है कि हमारे वज़ीर आज़म जो है वो असेंबली में आने ही छोड़ दिया है उन्होंने। हालांकि उन्होंने ख़ुद ये कहा था कि वो बाकायदा एक दिन मुकर्रर किया गया था कि हफ़्ते में एक दिन आके वो क्वेश्चन और आंसर्स जो है वो सवालों के जवाब देंगे क्वेश्चन और सेशन में। लेकिन वो चीज़ एकदम ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गई, क्योंकि हमें चाहिए बिल्कुल कि कोई शोर शराबा ना हो, उस तरह की हमें पार्लियामेंट चाहिए। क्योंकि जो है ये बात की जा रही है, कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को गैंगस्टर्स कहा जा रहा है, और ये कहने वाले हुकूमती लोग नहीं हैं, बदकिस्मती से हुकूमती लोग नहीं हैं। हम अब ये कहा जा रहा है कि विदाउट कैरेक्टर वाली डेमोक्रेसी है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि इस डेमोक्रेसी को लपेट दिया जाए, लपेट दिया जाए, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, कर दें, ये भी एक्सरसाइज कर दें। 70 साल में तो हमने देखा ही है इन चीज़ों को, इसी तरह लपेटी गई हैं चीज़ें। लेकिन जो और कभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे दोबारा बहस कर लीजिएगा। दूसरी बात ये कि ये जो चीज़ है, देखिए आप सिंध में 12 साल से लोग जो है अपोजिशन के लोग जेलों में रहे, लेकिन उनको जो है असेंबली में लाया गया। ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं। अ पर्सन इज इनोसेंट अनलेस प्रूव गिल्टी। जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं उसके प्रोटेक्शन ऑर्डर में कानूनी तकाजे क्या, कानूनी तकाजे शहबाज शरीफ साहब के लिए मुख्तलिफ थे। मेरा ख्याल है बात सिचुएशन ऐसी होती है कि जो बहुत ज़्यादा वोकल लोग हों उनको कोशिश करें कि उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर को डिले किया जाए, अगर वो जेल में हों उनको कोशिश की जाए कि वो ऐसे वक्त में ना आएँ। अब ख्वाजा साद रफ़ीक जिस वक्त गिरफ़्तार हुए हैं उसके अगले दिन लाहौर में बाई इलेक्शंस थे,
तो अगर उस दिन प्रोड्यूस किया जाता हो सकता है वो वहाँ कोई धुआंधार तकरीर कर डालते, लेकिन मुझे लगता है कि अगले हफ्ते, और वॉकआउट किया है, बॉयकॉट नहीं किया है। वॉकआउट और बॉयकॉट में फ़र्क है, वॉकआउट टोकन होता है, बॉयकॉट मुस्तकिल होता है। तो अब ये जो सिचुएशन है, गवर्नमेंट की अपोजिशन की कोशिश तो यही होगी कि गवर्नमेंट की मुश्किलात में इजाफा किया जाए, लेकिन ये जो इस इशू के ऊपर वॉकआउट है ये मेरा ख्याल है जायज़ है। जायज़ है, यानी मौक़िफ़ दुरुस्त है और दोनों ही तरफ से आप दोनों ही ऑप्शंस ले रहे हैं। इरशाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं बसद एहतराम, चूँकि मज़हर अब्बास साहब ने भाई हैं, मैं बसद एहतराम करता हूँ कि ये मेरी राय है। मेरी राय गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। अल्लाह करे इस मुल्क में मेरा हमेशा से है जमहूरियत चले, पार्लिमानी सिस्टम मजबूत हो और हम आगे बढ़ें। लेकिन मैं उस जमहूरियत को नहीं मानता जिसमें नैब का ज़ेर हिरासत आदमी जो है वो PAC का चेयरमैन बने। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ जो ये तो एक ऐसा जवाब देना पड़ गया, वो जो पिछले 5 साल हमने गुजारे हैं, उन 5 सालों में 5 काम मुझे बता दीजिएगा कि इस पार्लियामेंट ने किए हों मेरे लिए, तो मैं मान जाऊं कि अब इन 3 महीनों में पार्लियामेंट डिसफंक्शनल हो गई है और बिल्कुल हम जमहूरियत हमारी खतरे में पड़ गई है। 6-6 महीने उस वक्त तो कोई आना जाना नहीं था ना, 6-6 महीने असेंबली में नहीं आते थे, साल सेनेट में नहीं आते थे और किसी फैसले का पार्लियामेंट को धुआं नहीं लगता था। तो ये तो पार्लियामेंट हम मान चुके हैं कि जाली है, लेकिन जो असली पार्लियामेंट की उसने क्या किया, उसके ऊपर आप इज़ारे ख्याल करें इरशाद साहब। ये पार्लियामेंट अब साहब ये पार्लियामेंट तो हम मान चुके हैं कि जाली है, जो असली पार्लियामेंट है उसने क्या किया। नहीं, एक मिनट, मज़हर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस पे? मज़हर साहब जी, अर्ज करना चाहूँगा, ये चूँकि मेरा जी मैं अक्सर पिछले 10 साल में बने हैं असेंबलीज में। नहीं, पहली चीज़ उन कवानीन का जायज़ा ले लें जो पिछले 10 साल में बने हैं, और जिन लोगों ने डिलीवर नहीं किया तो उसका नतीजा ही तो है कि एक नई गवर्नमेंट आ गई है, एक नई पार्टी आई है। पीटीआई की ग्रोथ किस तरीके से हुई है, पीटीआई जो एक मजबूत जमात बन के उभरी है वो इन दूसरी हुकूमतों की, दूसरी पार्टियों की नाकामियों की वजह से है। और क्या होती है डेमोक्रेसी? और सर जी, और क्या डेमोक्रेसी होती है कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया तभी तो पीटीआई आई है। आप यही तो मैं जमहूरियत और हुस्न क्या होता है कि जब आप नहीं डिलीवर करेंगे, इससे बड़ा एहतसाब और क्या होगा कि एक हुकूमत ने डिलीवर नहीं किया तो दूसरी हुकूमत आ गई। एग्रीड सर, एग्रीड, आपकी 100% बात एग्रीड। मैं इख्तिलाफकारी नहीं रहा, मैं 5 कवानीन मांग रहा था कि 5 कवानीन जो बने। इसमें आप साहब मैं कुछ अर्ज करूं कि देखें, दो चीजें हैं। चलिए तो फिर ऐसा करते हैं कि पीर को या कल इस पर बहस कर लेते हैं। बहुत जरूरत है इसके ऊपर बहस करने की। साफी साहब जल्दी से ऐड कर लें, आगे बढ़ेंगे। जी, यही हम कहते हैं कि भाई ये शख्सियात और इसी तरह जो है वक्ती इशू और इंटरामों की बजाय अगर हम इन इश्यूज़ पे बात कर लें और संजीदगी के साथ कर लें कि देखें, 2 तजुर्बात है इस वक्त हमारे सामने, 2 मिसालें हैं। यानी ये सिस्टम ऐसा है कि निज़ाम हुकूमत कि उसमें एक होगा या एक नहीं तो फिर दूसरा होगा। तो जो इस वक्त ये जमहूरियत जिसको हम कहते हैं उसका दूसरा मुतबादिल जो है वो डिक्टेटरशिप है। ठीक, तो इस मुल्क में जो लोग कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट ने या इसने हमें क्या दिया है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तो उनको ये भी देखना होगा कम से कम एक तो ये कि पिछले पार्लियामेंट ने भी और उससे पहले पार्लियामेंट ने भी एक डिक्टेटर की तरह पाकिस्तान को दोलख्त नहीं किया है, दूसरे डिक्टेटर की तरह परवेज़ ज़ियाउल हक की तरह पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और टेररिज्म का अफरीत नहीं लाया है, तीसरे डिक्टेटर की तरह उन पार्लियामेंटों ने अगर उसका सद्देबाब नहीं किया है, जरदारी का पार्लियामेंट हो या बेनज़ीर का हो या किसी और का हो, तो कम से कम मुशर्रफ की तरह पाकिस्तान को जहन्नम नहीं बनाया है। एक दूसरा इसी तरह का एक पार्लियामेंट था। उस वक़्त के सियासतदानों के बारे में भी अगर आप देखें तो उस वक़्त के बहुत सारे तजिया निगारों को यही एतराज़ था। भुट्टो के बारे में लोग क्या कुछ नहीं कहते थे, वली खान के बारे में लोग गद्दार कहते थे। वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन पार्लियामेंट की अहमियत के हवाले से हमें मौजूद बहस बनाएंगे इस मामले को एक दिन खास तौर पे। एक मिनट, अब सा एक तो ये ना कि इस तरह के नॉन इश्यूज का आप बतौर एंकर फिर उसकी इजाज़त ना दे, जब डिबेट शुरू कर देते तो फिर उसको थोड़ा सा मुकम्मल कर देते कि देखें कि इस वक्त जो थोड़ी बहुत अगरचे उसको पिछले दिनों में काफ़ी महदूद कर दिया गया है, लेकिन मुझे
बाबर सत्तार साहब को और इनको इस वक्त हमें जो थोड़ी बहुत बोलने की और जीने की और इसकी आज़ादी हासिल है, तो वो इसी तरह के एक पार्लियामेंट और सियासतदानों के बनाए हुए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बरकत से हासिल है। हमें किसी डिक्टेटर का जो इस सिस्टम का मुतबादिल होता है उसकी देन नहीं है वो। अब साहब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्या मेरा कोई हक नहीं है कि मैं पार्लियामेंट के बारे में क्वेश्चन उठाऊं? ये जमहूरियत में मेरा हक नहीं है। तो आप कर सकते मेरा हैं और हक आप नहीं कर है भी कि रहे हैं मैं इरशाद कहूं साहब। कि ये सवाल ठीक नहीं है, ये गलत नहीं है। आप उठा रहे हैं सवाल, तो यही मैं चाहता हूँ। मेरा ये हक है, मेरा ये हक है। देखिए कि मैं कह रहा हूँ, ये मेरी राय है कि इन्होंने मुझे मायूस किया है। बिल्कुल, मैं नहीं कहता कि इसकी बजाय डिक्टेटर आ जाए। मेरी ये राय है कि इन्होंने मुझे मायूस किया, ये बेहतर है। आपके बिल्कुल हक है। ठीक है, आपकी राय। नैब की जानिब से नून लीग और पीपल्स पार्टी पर घेरा तंग होता जा रहा है। नैब ने नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और राना मुबशिर के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ख्वाजा बरादरान भी 10 रोजा रिमांड पर नैब की हिरासत में है। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एंकर पर्सन हामिद मीर साहब ने जब तहरीक इंसाफ ने रियाज फतियाना से ख्वाजा साद रफीक की गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल किया तो सामने से कुछ हैरत अंगेज जवाब आया। आइए सुनते हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब की गिरफ्तारी सही हुई है? मैंने शुरू से उनको देखा है। मुझे उसमें ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि करप्शन का इल्ज़ाम मुझे उसमें नज़र नहीं आता। सच्ची बात है। अच्छा, अब पार्टी की सोच अपनी जगह पे है, मेरा ज़ाती राय है। तो ख्वाजा सलमान, ख्वाजा साद रफ़ीक को मैं तब से जानता हूँ, 30 सालों से हमारी दोस्ती है। तो इस पर मैं कोई दो राय नहीं दे सकता, क्योंकि ये मामला अभी सब जुडिस है, अभी कोर्ट में भी है, नैब में भी है, इस पर सब कुछ है। लेकिन एक बात पे मैं डिटरमिन हूँ कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये तहरीक इंसाफ के एमएनए रियाज फतियाना की राय थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के क़याम के बाद 12 कोशिशों के बावजूद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जॉइंट अपोजिशन अलायंस बनाने में कामयाब न हो सकी थी। बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर भी इन दोनों पार्टीज में इत्तेहाद नहीं हो सका था। मगर अब दोनों सियासी पार्टीज को क्या ख्याल है कि दोनों पार्टीज का ख्याल है कि उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, इसका वो इजहार भी बार बार करते रहे हैं। ऐसे में क्या 2006 के मीसाके जमहूरियत की तरह मजबूत इत्तेहाद बन सकेगा? इस पर हम सवाल कर रहे हैं और सवाल इस तरह से है। मामले तफ्तीश नून लीगी रहनुमाओं में राना सनाउल्लाह और राना मुबशिर का इजाफा, पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो और शर्जील मेमन भी जेरे तफ्तीश। क्या आप पीपल्स पार्टी और नून लीग 2006 की तरह इत्तेहाद बना सकते हैं? हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। इरशाद भट्टी साहब, क्या ख्याल है आपका? देखिए, जहाँ तक 2006 के इत्तेहाद की बात है, आज कोई काला, पीला, नीला, चिट्टा, उल्टा, सीधा, दाएं, बाएं, कोई और इस इत्तेहाद को नाम दे लें, 2006 वाला इत्तेहाद नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में गालिबन परवेज़ मुशर्रफ थे, बीबी और मियाँ बरादरान जला वतन थे। इस वक्त ना सिंध में पीपी की हुकूमत थी, ना शहबाज शरीफ मरकज़ और हमजा शहबाज पंजाब में अपोजिशन लीडर थे। तब ना चेयरमैन जो था वो पीपी और नून ने मिलकर भी नहीं लगाया हुआ था। और ये अलहदा बात के इस इत्तेहाद का क्या एंड निकला वो छोड़ दीजिए। दूसरी बात यह कि अगर सवाल पूछना और पब्लिक मनी के इस्तेमाल पर तहकीक या तफ्तीश करने पर ही इत्तेहाद हमने बनाने हैं, तो इस इत्तेहाद में हुकूमत को भी शामिल कर लें। यह अलहदा बात है कि हम बहस करते हैं कि वहाँ हुकूमती तरफ सुस्ती क्यों, इधर फुर्ती क्यों, वहाँ पेशियाँ क्यों, इधर गिरफ्तारियाँ क्यों। लेकिन वहाँ भी इमरान खान है, परवेज़ खटक है, महमूद खान है, अलीम खान है, परवेज़ इलाही हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, बाबर अवान है, आज़म खान है, आतिफ खान है, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और बहुत सारे हैं। उनको भी शामिल कर लें इस इत्तेहाद में, ताकि ये इत्तेहाद मजबूत हो जाए और ये जो घेरा है थोड़ा सा वसी हो जाए। घेरा तंग वैसे बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। दूसरी बात है कि अभी इस इत्तेहाद में कोई कमी रह गई है कि आप इस इत्तेहाद को और बढ़ाना चाहते हैं। कल तक जरदारी साहब शरीफ की गिरफ्तारी चाहते थे, आज वो गिरफ्तारियों की मजम्मतें कर रहे हैं। कल तक बिलावल शहबाज शरीफ को कातिल आला कहकर हिसाब मांग रहे थे, आज इन्हें हिसाब मांगा जा रहा है तो इन्हें दुख हो रहा है। कल तक जरदारी साहब मियाँ साहब के टेलीफोन भी नहीं सुनते थे, आज पीपी और नून की बैठकें हो रही हैं। और आखिरी बात कि आपको, मुझे या किसी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बड़े सियाने लोग हैं, इन्हें पता है कि कब इत्तेहाद बनाना होता है, कब इत्तेहाद तोड़ना होता है, कब इनकलाबी होना होता है, कब मफामती होना होता है, कब बोल बोल कर आसमान सर पर उठाना होता है और कब सानू नहर वाले पुल ते बुला के खबरे माई कित्थे रह गया, सानू इनकलाब वाली पौड़ी ते चढ़ा के खबरे माई कित्थे रह गया। हाँ का ऑप्शन इरशाद भट्टी साहब का। और आपके जवाब के लिए हम चलेंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ। हफीज साहब, 2006 वाला इत्तेहाद बन सकता है सूरत हाल में?
देखिए जी, मेरे लिए तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि 2006 का एहतियात बने या ना बने, क्योंकि बनने से कोई तूफान नहीं आ जाएगा और ना बनने से कोई जो लोग इन दोनों पार्टी को ख़त्म करने का इज़्न लेके इस वक्त पूरी न्याम से तलवारें निकाल चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल उनको आसूदगी होगी, उनको बिल्कुल आसूदगी नहीं होगी, क्योंकि ये कोई और मामला है। देखें, पहली बात और रियासत बताने की आपने सुना दी, मैं हकीकत यह है कि लाहौर के संजीदा हलकों में जो कि साद रफ़ीक को और शहबाज शरीफ को जिन्होंने करीब से काम करते भी देखे, उनको जानते भी हैं, आज तक ये समझने से कासिर हैं कि अगर इस बारीक बीनी से उनकी प्राइवेट सोसाइटी, जिसके लिए एक पंजाब में इनका एक है बड़ा जो बोलने वाला मिनिस्टर, वो फरमा रहे हैं कि चूंकि मुशर्रफ के साथ साद रफ़ीक ने डील कर ली थी और वो उनका उसका प्रॉब्लम उनको है, तो चुनाचे उनको जो है ये 2002 से 2007 तक ये प्राइवेट सोसाइटी जो है वो पनप सकी, क्योंकि उन्हें पता है ये सोसाइटी उस वक्त की है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आशाने में आज तक ये नहीं साबित हो सका कि 7 करोड़ कहाँ पे है, जहाँ पे 100 अरब रुपए करीब पलने वाले पेशावर के अंदर, और हर एक को पता है कि वो मनसूबा सत्यानाश हो चुका है, लेकिन वहाँ पे आंख ओझल है, वो पहाड़ ओझल है। मसला ये है कि एक बीबी एक था छोटा सा मेमना बकरी का बच्चा, वो जो है उसको एक भेड़िए ने खाने का इरादा कर लिया था, तो उसने मेमने को कहा कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ कि तुम जो वो पानी पी रहा होगा, उन्होंने कहा तुम दरिया में जो पानी पी रहे हो ये तुम जूठा कर रहे हो और मेरी गुस्ताखी हो रही है। उसने कहा हजूर पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। उसने कहा नहीं अच्छा, तुमने फिर मुझे जो है ना 6 महीने पहले जो गाली दी थी मुझे वो याद आ गई है। उसने कहा मैं तो 4 महीने पहले पैदा हुआ था। अच्छा फिर तुम्हारी माँ होगी, और उसने उसे खा लिया। देखो ये जो भेड़िए होते हैं जब ये बाहर निकलते हैं और जिस इज़्न से निकलते हैं वो करके रहते हैं। एक मेरी बात ज़हन में रखें, ये 22 करोड़ का मुल्क है, इसके अंदर सिर्फ वो आबादी काउंट होती है 2 करोड़ या 5 करोड़ जो कि पोलिटिकली एक्टिव है, बाकी 15 करोड़ समझे वो उस आबादी का हिस्सा है। अब वो जो 4-5 करोड़ की आबादी है वो सियासी तौर पर मुनकसिम है मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर, और हर एक पार्टी का मुअस्सर शेयर है उसके अंदर। ये इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम जो इस मुल्क के मालिक हैं। अब आप ये देखें कि वो 3 पार्टीज के अंदर मुनकसिब है, और ये खसूसन तहरीक इंसाफ और मुस्लिम नून के अंदर वो जो तकसीम है वो मुखासमत और दावत की हर इंतहा को छू चुकी है। हो सकता है कुछ लोगों को शूट करता हो, ना अपने आप को धोखा दे, ना लोगों को ये समझे कि हम जो खिलाफत रास्ता ला रहे हैं या खिलाफत मदीना ला रहे हैं, ना दुनिया की आंखों में धूल झोंके, ना इस टेक्स्ट के ऊपर कोई वारदातें करे। ये मुल्क अब किसी वारदात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पहले आपको इंटरनेशनली मुल्क को घेरा जा चुका है। ठीक है तो इसलिए मेरे लिए ये अहम नहीं है कि ये इत्तेहाद होगा या नहीं होगा। मेरे ये अहम है कि जिस लोग ये लड़ाई है लोगों के खिलाफ, ये मुस्लिम, कल भी मैंने कहा था बाबर साहब का कल का क्लिप वायरल हुआ है, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ का काल कोठरी बंद करे, उसको एक जर्मन ताला लगाएं जो खुले नहीं, चाबी बहिरे अरब में गर्क कर दे। यकीन जानो इतनी उसकी व्यूअरशिप है, ये क्लिप आपका कल प्रोग्राम इतना वायरल हुआ बाबर साहब का कि मुझे को 15-20 जगह से आ चुका है। और यही चीज है कि आप यही चीज है कि आपको अंदाजा नहीं है कि आपका मुल्क जो है वो क्या ये जो आपके अदले बदले और आपके ये खौफ आ जाएगा। ज़ियाउल हक साहब को बताया गया था कब्र एक है बंदे 2 हैं, अगर भुट्टो नहीं मरता तो आप मर जाएंगे। ज्यादा वक्त हो गया, आगे बढ़ने दें। ठीक है, पूरा आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। बाबर साहब, और जब बीमारी वायरल हो जाए तो उस वक्त वैक्सीन ज्यादा कर देनी चाहिए। बाबर साहब, अगर कोई वैलिड पॉइंट्स भी हैं दोनों पार्टीज के तहफ़्फ़ुज़ात, वो कहते हैं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो क्यों ना इकट्ठी आए और ये दोनों पार्टीज और इस पर काम करें, ऐसा मुमकिन हो सकता है? देखिए 2006 की सिग्निफिकेंस ये थी कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस, उस वक्त 2 पार्टी सिस्टम था, इसेंशली 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज PPP और PMLN थी, और उनका एक कंसेंसस हुआ था कुछ असूलों के ऊपर कि इसके बाद डिक्टेटर्स के साथ शामिल नहीं होंगे, PCO जजेस के खिलाफ खड़े होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये उसकी सिग्निफिकेंस थी। किसी सियासी इत्तेहाद की उस तरह की रेलेवेंस नहीं थी, और वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसकी वजह से मुशर्रफ साहब रवाना नहीं हुए थे, क्योंकि उसके बाद NRO हुआ जो एक तरह की नफ़ी थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। लेकिन एक वाटरशेड मोमेंट था कि पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने 90s में धक्के खाए और एक दूसरे के खिलाफ कंस्पिरेसीज की और एक दूसरे के तख्त उल्टे, उन्होंने एग्री किया कि हमें आगे चल के ये काम नहीं करना। उसकी अब मुनासबत इसलिए नहीं बनती इस टाइम से क्योंकि PTI एक नई पार्टी है,
उसने 90s का एक्सपीरियंस नहीं किया, सो 90s की तरह की पॉलिटिक्स वो अब कर रही है। और जब तक ये रिसीविंग एंड पे नहीं आएगी उस वक्त तक आपके तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स एक पेज पे नहीं होंगे। अगर अभी जो हम एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं ये बिहाइंड द कर्टन से कंट्रोल करने वाला, जब जहां पे एक फिसाड है, एक पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने है, एक नए लेवल का ये कंट्रोल है और फ्रॉम बिहाइंड द कर्टन है। अगर तो ये कामयाब हो गया तो फिर किसी भी तरह का सियासी इत्तेहाद, जिस तरह MQM जिस तरह टेम हो गई, इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी सारी टेम हो जाएंगी और इस तरह चलेगा और बड़ा कमाल का प्रोडक्ट होगा पाकिस्तान अगर ये कामयाब होगा। अगर ये ना कामयाब हुआ तो फिर PTI भी वहां पे आएगी किसी स्टेज के ऊपर जहां पे आज PMLN और PPP खड़ी हैं। उस स्टेज पे एक पॉलिटिकल कंसेंसस दोबारा से इवॉल्व होगा कि अगर आपने डेमोक्रेसी को मजबूत करना है तो किन प्रिंसिपल्स पे करना है, फिर उसकी बनेगी कंपैरिजन 2006 से। आज के वो हालात नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभी वो आप ऑप्शन तो इसके ऊपर हाँ का ही ले रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि 2006 के मीसाके जमहूरियत से मुमासलत नहीं है। ऑप्शन बाबर साहब सॉरी आपने नहीं कर लिया इसके ऊपर। मजहर अब्बास साहब, अभी कल ही फयाजुल हसन चौहान साहब ने जो है वो हमजा शहबाज के ऊपर भी उन्होंने कुछ इंदिया दे दिया है कि उनको भी अब न्याय हिरासत में लिया जाएगा। इससे पहले जब उन्होंने शहबाज शरीफ से मुतालिक कहा था कुछ दिन बाद हो गया था वैसा। तो अब ये एक तो खौफ का आलम भी बढ़ रहा है और बयानबाजी भी हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से जारी है। क्या करना चाहिए पीपल्स पार्टी और नून लीग को इस सिलसिले में? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इस मुल्क में मजमूई तौर पे आम तौर पे इत्तेहाद बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। और वो उस वक्त बनाए जाते हैं जब हुकूमत वक्त जो है वो मुश्किल में आ जाती है। तो फ़िलहाल तो हुकूमत मुश्किल में नहीं है, फ़िलहाल तो मजबूत है हुकूमत और सभी वन पेज पे नज़र आ रहे हैं। इस मुल्क में ये भी अजीब व गरीब बात है कि जब डेमोक्रेसी होती है तो वन पेज की बात आती है, जब डेमोक्रेसी नहीं होती तो कभी हमने नहीं सुना कि वन पेज पर हैं। तो दूसरी बात यह कि नहीं, देखिए उस वक्त जिस तरह इरशाद भट्टी साहब ने भी कहा था और बाबर साहब ने भी, उस वक्त इश्यूज़ दूसरे थे। उस वक्त अदलिया भी ये अदलिया नहीं थी, वो आज़ाद अदलिया नहीं थी 2006 में। उस वक्त एक डिक्टेटर था। उस वक्त जो है वो बहुत से इश्यूज़ ऐसे थे और उस वक्त दोनों जमातों ने एतराफ़ किया था एक दूसरे के ख़िलाफ़ कि वो साजिशों का हिस्सा बने। आज किस चीज़ पर इत्तेहाद आप करेंगे? सबसे पहले तो आप उन मुकदमात से जो कि इस गवर्नमेंट ने नहीं बनाए हैं, उन मुकदमात से अपने आप को बाहर निकालें, उस मुकदमात से अपने आप को बरी करवाएं, उनसे निकल कर आएँ। तब तो आप इत्तेहाद तो पॉलिटिकल इश्यूज़ पर बनते हैं। इत्तेहाद इस चीज़ पर तो नहीं बनते कि जी नैब ख़त्म कर रहा है। आपने इंसदादे एहतसाब तहरीक थोड़ी शुरू करनी है। आपने तो एहतसाब का बात करते हैं, आपने अपने कवानीन बनाए हैं। अब आपसे जो कमज़ोरियाँ रह गई हैं वो एक अलग बात है। तो मेरा ख्याल है अगर इस तरह का कोई इस वक्त इत्तेहाद बनता है तो वो बहुत अननेचुरल होगा और उससे PTI को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि शायद आगे सियासी तौर पे फ़ायदा ही हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई मिसाके इस तरह कोई साइन होगा, कोई वो होगा। इश्यूज़ टू इश्यूज़ चलते रहेंगे। हाँ, PTI की गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम होती है किसी स्टेज पर तो शायद हो सकता है कि इस तरह की कोई चीज़ें हो जाएं। नहीं का ऑप्शन मजहर साहब इसके ऊपर ले रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, 2006 से कितनी मुख्तलिफ सूरत हाल है अब? क्योंकि जो अभी हमारी इस वक्त अपोजिशन है उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं। एक तो ये इसके ऊपर कह रहे हैं सियासी इंतकाम, फिर कह रहे हैं इलेक्शन ही रिग्ड था। तो क्या अब ये नहीं है इनके लिए, ये मौका नहीं है? नहीं, देखिए 2006 में एक तो ये था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों यकसा ज़ेर आताब थी उस वक़्त, उसकी क़यादत भी ज़ेर आताब थी। और जो लाडली जमात थी उस वक़्त वो थी मुस्लिम लीग काफ, उसको वो हैसियत दे दी गई थी, या फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल थी किसी हद तक। तो अब मुस्लिम लीग काफ की जगह तो ले ली है PTI ने, और वो एहतसाब से भी बची हुई है, उसके बाकी गुनाहों से भी दरगुजर किया जाता है। तो इस लिहाज से तो एक मुशाबहत है। और लेकिन अभी तक ये है कि जो पीपल्स पार्टी का मामला था, तो पीपल्स पार्टी अभी तक लाडली और ज़ेर आताब के दरमियान पोजीशन में रही है। कभी उनकी तरफ ज़ेर आताब जमात का तासुर कायम हो जाता है, कभी लाडली का हो जाता है। और जरदारी साहब का बिहेवियर भी वो कभी PTI का नज़र आता है, कभी कभी वो मुस्लिम लीग नून का नज़र आने लग जाता है। लेकिन इस वक्त लगता ये है
कि जो आज के मुस्लिम लीग काफ या PTI की क़यादत का जो अप्रोच है, अनकरीब जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को भी उसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून जा चुकी है। तो मेरे ख़्याल में उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी को मुकम्मल उस जगह पे ले जाया गया जहाँ पे मुस्लिम लीग नून है, तो उसके बाद उन 2006 वाली सूरत हाल किसी हद तक बन सकती है। अलबत्ता उसमें भी अब एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जो पीपल्स पार्टी उस तरफ जा रही है, तू मुस्लिम लीग नून के पहले सिर्फ शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे थे, और अब लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब अभी उन कोशिशों में शामिल हो गए हैं कि वो अपने आप को PTI का मुतबादिल और एक बार फिर लाडली और ताबेदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे उसमें कुछ पेशरफ्त भी होती हुई नज़र आ रही है। मुझे तो बाज़ औक़ात ऐसा दिखाई देता है कि ठीक है, ये सब कुछ होगा, लेकिन शायद मुस्तक़बिल फिर शहबाज शरीफ की तरफ जा रहा है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ मुस्लिम लीग काफ ने परवेज़ मुशर्रफ को इस कदर मायूस नहीं किया था जिस कदर PTI ने मायूस कर दिया है। जी साफी तो साहब, अब उस कंटेक्स्ट में भी किसी न किसी शक्ल तक शहबाज शरीफ साहब ज़रूरत बनते जा रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब और अब नवाज शरीफ साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये लोग, इनका ये डील कामयाब नहीं हुई और इसी तरह ज़ेर आताब रहे और पीपल्स पार्टी भी आ गई, तो फिर 2006 वाली सिचुएशन आपने साफी साहब नई ऑप्शन पे लिया। ठीक, रोक सको तो रोक लो। मेमल, पीपल्स पार्टी का जो रवैया रहा है जिसका जिक्र कर रहे थे साफी साहब, तो आप समझती हैं कि अब वो वर्थ होगी अगर इत्तेहाद बनता है तो? नहीं, अब साहब मैं नहीं का ऑप्शन लूँगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। जैसे कि साफ़ी साहब ने जिक्र किया, इलेक्शनों से पहले बलूचिस्तान असेंबली में जो पीपल्स पार्टी का किरदार रहा, फिर सेनेट इलेक्शंस में जो पीपल्स पार्टी का किरदार रहा, इलेक्शनों के बाद पीपल्स पार्टी का जो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का वोट ना देना, फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपना बंदा खड़ा करना, वो कहा। तो एक जॉइंट ऑपोजिशन अलायंस की जो बातें हो रही थी इलेक्शनों के बाद, हालांकि दोनों पार्टीज़ ने एक तरह से कहा जी रिगिंग भी हुई है और हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिर आकर असेंबलियों में बैठ भी गए, तो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। पीपल्स पार्टी को लगता है नून लीग डील कर लेगी, नून लीग को लगता है पीपल्स पार्टी डील कर लेगी। और जो आप हिकमत अमली बनाने की बात करिए, मैं नून लीग के आज किसी शख्स से बात करी थी तो उन्होंने कहा हम क्या हिकमत अमली बनाएं, हाँ एक ही हिकमत अमली हो सकती है, हम जो है फिर ज़मीन पर बैठ जाएं, हाथ जोड़ लें, हम भी ड्राई क्लीनिंग मशीन में चले जाएं, हम भी पार्टी बदल लें, यही एक हिकमत अमली हो सकती है जिससे हम बचेंगे, वरना तो हम ज़ेर अताब ही रहेंगे। वो बेशक पीपल्स पार्टी हो, बेशक नून लीग हो, इन्होंने ज़ेर अताब ही रहना है। आप समझती हैं कि अब वो ट्रस्ट ही नहीं है, तो इसलिए इत्तेहाद उस तरीके का नहीं बन सकता? इस सवाल के जवाब में हमारे तमाम तजियाकारों ने वाजे नहीं के ऑप्शंस लिए। इस पर आपने तजिया मुलाहिजा किया। नाज़रीन, प्रोग्राम पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।